कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नवोदय विद्यालय में जो मेस हेल्पर की वैकेंसी निकली हुई हैं उसके लिए डोमेन नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इस वीडियो से आपके कम से कम 8 क्वेश्चन आएंगे, 7-8 क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि आपका जो मुख्य टॉपिक है एक तो है न्यूट्रिशन एंड एक है फूड, एक हाइजीन एंड बाकी है जैसे कि आपका जो इंडिया के विभिन्न भाग में जो भोजन बनते हैं उनका क्या क्या रेसिपी होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उससे भी आएंगे। तो मैंने फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन ये 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। तो इस वीडियो में उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखना। चलिए इसमें देखते हैं कि जो पोषण जैसा कि न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे कि आपको 2 वर्ड सुने होंगे, एक न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व। तो पोषक पदार्थ जैसे न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा जल को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। शरीर में कैसे उसको ग्रहण करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को पोषण कहलाती है। तो विभिन्न तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि 2 तरह के पदार्थ होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक पदार्थ है और यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने होते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये पदार्थ हैं जो जल अवघटन तथा पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एंड जल वाटर से, उसके अलावा कुछ मिनरल्स लेते हैं और इसके बाद जो वो अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एंड वाटर भी बनता है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा इसका निर्माण करते हैं। ये प्राणियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, जो ये कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा जो हम लोग प्राप्त करते हैं, मैक्सिमम ऊर्जा हम लोग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। कुछ ऊर्जा हम लोग वसा से भी प्राप्त करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट है 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज ये सभी आ जाएंगे। यानी वे जिनका जल अपघटन संभव नहीं है, जल द्वारा जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि जैसे ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है या डाइसैकेराइड्स का या पॉलीसैकेराइड्स का। तो आपको तीनों एग्जाम्पल जो दिया हुआ है याद रखना होगा। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, इसमें अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आते हैं। तो दूध होता है, दूध से जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वो लैक्टोज इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स में सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजोन ये आ जाते हैं। यानी वे जल अपघटन पर बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स इकाइयाँ देते हैं, जल द्वारा अपघटित हो जाते हैं, बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं आलू और उसके अलावा फल हो जाए केला, आम, अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा यानी जैसे शहद से, गन्ना से, चुकंदर से, जैम, रोटी, दूध इत्यादि से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, अब वसा देखते हैं। वसा जो होता है उसको लिपिड्स भी बोलते हैं एंड वसा को फैट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वसा से भी हमको एनर्जी मिलता है। तो रासायनिक दृष्टि से लिपिड वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल के एस्टर या ग्लिसराइड होते हैं। तो ये भी आ सकता है कि रासायनिक दृष्टि से जो वसा क्या होते हैं, वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर या
ग्लिसराइड्स होते हैं। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कम ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर सेम अमाउंट लिया जाए तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हम लोग को वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसा वाला जो ऊर्जा होता है, वसा हमारे शरीर के लिए ज़्यादा उपयोग करने से नुकसानदेह होता है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वसा के स्रोत। वसा किससे मिलते हैं? जैसे वसा मछली का तेल से, घी, वनस्पति तेल, ताड़ का तेल, जंतु वसा जो फैट जैसे घी वगैरह से, मक्खन, बटर से, बादाम आदि से। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता। अगर वसा की कमी हो जाएगा तो आपका शरीर में रूखापन हो जाएगा और शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जैसे शरीर को टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करने के लिए वसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, देख लीजिए। डी फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। डी फ्रुक्टोज है सबसे मीठी शर्करा होती है। मछली एवं मुर्गों को छोड़कर अधिकांश जंतु वसा संतृप्त वसीय अम्ल में घनी होती है, सैचुरेटेड वसा। पादप वसा असंतृप्त वसीय अम्ल है। ये जो फैक्ट है बस उसे रट लियो। ठीक है, पादप वसा होता है असंतृप्त, एक सैचुरेटेड वसा होता है, अनसैचुरेटेड। तो पादप वसा है वो अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल है। असंतृप्त वसीय अम्ल की तुलना में संतृप्त वसीय अम्ल अधिक हानिकारक है। असंतृप्त, देख लो, पादप वसा, पादप यानी प्लांट से जो पदार्थ होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल है। तो एक संतृप्त फैट हो गया सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। तो असंतृप्त वसीय अम्ल यानी जो प्लांट से प्राप्त होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल की तुलना में संतृप्त वसीय अम्ल अधिक हानिकारक होता है। यानी जो एनिमल से प्राप्त होता है, एनिमल से संतृप्त प्राप्त होता है ना, मछली या मुर्गी को छोड़कर। हाँ, तो पादप वाला असंतृप्त, पादप वाला जो है वो सही है। जीवाणु की कोशिका भित्ति डी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें डी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये सब देख लो। जो ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 वसीय अम्ल मछली, सैलफिश, भांग तेल, सोया तेल, सूरजमुखी, पत्तेदार सब्जियां, अखरोट तथा कद्दू के बीजों से प्राप्त होते हैं। ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जिलियस ने किया था। यह अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और अमीनो अम्लों से बनी होती है। प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो अम्लों से। प्रोटीन का जो डिकम्पोजिशन होता है, जो पोषण के दौरान, खाना पचने के दौरान, तो उसमें ये अमीनो अम्ल में ही टूट जाता है। प्रथम वर्गीय या पूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली तथा सोयाबीन उपस्थित प्रोटीन। तो ये सारे में क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य स्रोत हो जाएंगे जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन। प्रोटीन में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ संरचना होती है। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के कौन कौन स्रोत हैं देखते हैं। जैसे मुख्य स्रोत जो होते हैं प्रोटीन के, जैसे दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, पनीर, दही आदि। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा और दे देगा कि इनमें से कौन सा प्रोटीन के स्रोत हैं। तो 4 ऐसे दे सकता है और उसमें से 4 में से 3 जिसे नहीं मिलते हैं प्रोटीन वो दे देगा, एक जिससे प्रोटीन मिलता है वो दे देगा। तो आपको पता रहेगा कि इससे प्रोटीन मिलता है, तब आप बता सकते हो। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर तथा मरासमस रोग हो जाते हैं, बच्चों में होता है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, जो प्राइवंस प्रोटीन के गलत कुंडलन से बनने वाले कण हैं, जो भेड़ तथा बकरी में स्क्रैपी रोग, मानव में कुरु तथा क्रूजफेल्ड जैकोब रोग पैदा करते हैं। कोलेजन जंतु जगत में, जबकि रूबिस्को। विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। बस फंक याद रखना, ठीक है, फंक होता है इंग्लिश में। विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। भोजन के जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, परंतु इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर में उपापचय यानी जो पाचन होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। और यह बहुत सारी बीमारियों से बचाती है जो विटामिन होती है। जो प्रोटीन हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा हमारी ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है। और विटामिन हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है।
जैसे विटामिन दो तरह के होते हैं, जैसे एक विटामिन हुए जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और एक जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो है ADE इसको कीड़ा याद रखो, KEDA कीड़ा। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो B एंड C। बी में बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन का समूह है बी, तो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो भी हैं वो जल में घुलनशील है। अब मोटा चारा रफेज, रफेज हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? रफेज जो होता है दोस्तों वो हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे खाना को पचने में हेल्प करता है, जल्दी खाना पच जाता है। यह शरीर के जल को नियंत्रित करता है तथा आहार नाल के मार्ग को साफ रखता है। आहार नाल का जो मार्ग है, रास्ता है, उसको साफ रखता है, क्लीन रखता है, जिससे हमारा खाना जल्दी पच जाता है। इसका मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, जो बाह्य परत होती है जैसे फूल का फल वगैरह का, सब्जियां का बाह्य परत, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। सब्जियां और दलियां, यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय, यानी जो तंतु जैसा होता है, रस्सी जैसा जल। मानव शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। जल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके मुख्य जो सोर्स होता है तरल भोजन और पीने का जल। हम लोग खुद डायरेक्ट पानी भी पीते हैं और जो खाना खाते हैं जैसे दाल वगैरह, दूध वगैरह, उससे भी हम लोग को मिल जाता है। यह पाचन, परिवहन तथा उत्सर्जन में सहायक होता है, पाचन में भी, और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें भी, और जो अनपचा भोजन है उसको उत्सर्जन में भी मदद करता है। यह पसीने युवास्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। पसीना जो छूटते हैं उससे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। ठीक है, अब जो प्रमुख विटामिन हैं उनके बारे में देखेंगे, उनका स्रोत क्या है, उनका कार्य क्या है, उनका कमी हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाएगा। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल होता है, तो साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन आता है, विटामिन ए का दे देगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। सारे विटामिन का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा। तो विटामिन ए है, इसका स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है कैरोटीन रंगाओं से यकृत और अंत्य श्लेष्मा की कोशिकाओं से संश्लेषित। ये इसका संश्लेषण कहाँ से होता है, ये दे दिया, ये कैरोटीन रंगाओं से यकृत अंत्य श्लेष्मा, आंत में जो श्लेष्मा होता है उसकी कोशिकाओं से इसका सिंथेटिक मतलब निर्माण होता है। ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल और गाजर। गाजर इसमें नहीं दिया है, लेकिन गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। प्रमुख कार्य क्या होगा? दृष्टि जो रोग होता है, जो आंख का आय संबंधित रोग, उस हो जाता है इसका, तो वो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आय संबंधित रोग हो जाएगा। और कॉर्निया और त्वचा के कोशिकाओं का संतुलन, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये याद रखना। ठीक है, विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बहुत अच्छा विटामिन डी मिल जाता है। उसके अलावा मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और ईस्ट में सूर्य का प्रकाश में तो होता ही है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसके कार्य देख लो क्या है। कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, कैल्शियम और फास्फोरस को डाइजेशन में मदद करता है। हड्डियों और दांतों की वृद्धि में भी यह मदद करता है। विटामिन डी, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और दांत भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं विटामिन डी से। इसकी कमी से सुखार रोग हो जाता है एंड ऑस्टियोमैलेशिया, ये हड्डी का ही बीमारी है, तो इससे ये भी हो जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है। और इसके जो स्रोत है तेल, गेहूँ, अंडा की जर्दी, सोयाबीन। और इसके जो कार्य है कोशिका कला की सुरक्षा करना, जननानिक, यानी विटामिन ए है वो जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशी कमजोर हो जाते हैं। विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन ये साइंटिफिक नेम होता है। यह किसमें पाया जाता है? ये हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के जीवाणु वगैरह पाया जाता है। इसका काम है कोशिका कला की सुरक्षा, जननानिक एपिथेलियम की वृद्धि, पुष्प, ये सब है, देख लेना। और इसकी कमी से मैंने बता दिया जनन क्षमता की कमी, ये तो मैंने बता दिया था। अच्छा, विटामिन के है ना, तो विटामिन के होता है जो क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसमें मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगा तो कहीं चोट लग जाएगा, कट लग जाएगा तो ब्लड बहते रहेगा, बंद नहीं होगा। तो इसलिए विटामिन जो ई है, विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन के ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को जमने में।
और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले विटामिन सी देख लीजिए। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम स्कॉर्बिक एसिड होता है और यह नींबू वंश के फल, जो खट्टे फल होते हैं जैसे टमाटर, सब्जियां का टमाटर हो गया है, और जो भी खट्टे जैसे आंवला वगैरह उसमें भी पाए जाते हैं। और इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, ठीक है। और इसकी कमी से जो स्कॉर्बी रोग होता है उसमें ओठ वगैरह फट जाते हैं, ठीक है। अब विटामिन बी1 है, उसमें बहुत सारे हैं बी1, सॉरी बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7 और बी12 भी होते हैं, ठीक है। बी10 भी होता है, बी10 इसमें दिया नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो विटामिन बी1 होता है, उसका साइंटिफिक नेम थायमिन होता है, थीराइकोनिकोपेंड पाईबायोनेफास्कर, शॉर्टकट ट्रिक होता है दोस्तों याद करने का साइंटिफिक नेम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम थायमिन होता है और यह किस में पाया जाता है, तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस वगैरह में। और इसका जो कार्य क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय यानी डाइजेशन के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह संजम। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी। विटामिन बी2 है, उसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन और ये किस में पाया जाता है, पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियां, मांस, यकृत वगैरह में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, चिलोलिस, ठीक है। और विटामिन बी3 है, इसका साइंटिफिक नेम निकोटिनिक और यह ईस्ट, ये किस में पाया जाता है, ईस्ट, मांस, यकृत, अंडे, दूध, मटर, मेवा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फलियाँ वगैरह में। और इसकी कमी से पिलागरा होता है। तो ये जो कमी है, तो ये याद रखना बस फैक्ट है कुछ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।